ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानियाँ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रीना है। मेरी उम्र 18 साल थी। बाप बीमार था और मैं सौतेली माँ के साथ रहती थी। मेरा बाप बहुत ज़्यादा बीमार था। मैं यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और मैं कोई मासूम लड़की नहीं थी। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझ पर जुल्म करना चाहती है और मैं उसके सारे जुल्म का डट कर सामना करती थी। एक दिन मेरे पापा इस दुनिया से चले गए क्योंकि उनकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी मम्मी ने सीधा कह दिया कि उनके गांव में कोई उनकी सहेली का बेटा था, उसके साथ शादी करेगी तो यहाँ पर रुक सकती है। अगर शादी नहीं करेगी तो फिर यहाँ से जहाँ मर्जी जाओ, मैंने तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। वह बहुत बुरा इंसान था। उस लड़के में कोई नशा बाकी नहीं था और वह जुआरी भी था और अपना कोई काम भी नहीं करता था। ये तो ऐसा था कि एक कुएं से निकलकर दूसरे कुएं में छलांग दे देना। मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने झूठ बोला कि शहर में मेरे मामा रहते हैं और मैं उनके घर जा रही हूँ। मेरी माँ ने कहा तो फिर दफ़ा हो जा, इंतज़ार किसका करती है। मेरे लिए अब यहाँ कुछ भी नहीं था। मैं कुछ पैसे जमा किए हुए थे और पापा ने भी मेरे लिए कुछ पैसे और जेवर रखे हुए थे, जिसके बारे में मेरी माँ को पता नहीं था। जब वे बीमार थे तब उन्होंने मुझे बताया था और मैंने झूठ बोल दिया था कि मैं मामा के घर जा रही हूँ, जबकि मेरा तो शहर में कोई भी नहीं था। लेकिन मैं शहर चली गई और वहाँ जाकर एक घर किराए पर लेने की बात की। वह एक लड़की को देखा। वह बाहर खड़ी होकर अपनी गली धो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा। वह मेरी उम्र की थी और बहुत ही अच्छी थी। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया और पूछा, क्या आप अकेली हैं? मैंने उसको बताया कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। उसका नाम लता था और वह बहुत ही अच्छी थी। उसने मुझे बताया कि यहाँ एक बूढ़ा इंसान रहता है जिसके काफ़ी सारे छोटे छोटे कमरे हैं। वह घर किराए पर दे देगा, आप उससे बात कर लो। उस लड़की ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मुझे घर किराए पर मिल जाए तो मेरी बहुत ही बड़ी मुश्किल दूर हो जाती। लेकिन मकान मालिक ने मुझसे एक बात की। उसने कहा कि देखो, तुम अकेली हो, अकेली लड़की को हम घर नहीं देते, लेकिन तुम मजबूर हो इसलिए हम तुम्हें घर तो दे देंगे, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। पहले तो मैं हैरान हुई कि पता नहीं किस तरह का शर्त रखेगा, लेकिन फिर जब उसने शर्त रखी तो मैंने फौरन शर्त मान ली थी। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। अकेली लड़की को घर नहीं मिलना था। मोहल्ला ठीक लग रहा था, यहाँ के लोग भी बहुत शरीफ लग रहे थे, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली थी। उसने कहा, मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं है, तुम मेरे कपड़े धोकर इस्त्री करके मुझे देने होंगे। 60 साल का बुढ़ा आदमी था, कितने कपड़े हो सकते थे? उसकी मैंने भी हामी भर ली और मैंने कहा, ठीक है, कपड़े तो धो दूंगी। उनको कहा कि मेरे घर में एक मशीन भी पड़ी है, वो भी तुम ले लो, इस्तेमाल कर लो। इस घर में भी थोड़ा बहुत सामान था। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो, इसी बहाने कपड़े वाली मशीन भी मिल जाएगी तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगी। दिल ही दिल में काफ़ी खुश थी कि उस मनहूस गांव से निकलकर कुछ मिल गया है। लगता है वही मनहूस था जहां पर मैं रहा करती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के वहां बहुत बुरे दिन गुजरे थे। मैंने अपना घर तो बहुत थोड़ा सा सेट कर लिया, मशीन भी शाम तक आ गई। मकान मालिक ने 2 सूट भी धोने के लिए दे दिए थे। मैंने कहा कि कोई समस्या नहीं है, 2 सूट धोना है और इस्त्री करना है, क्या मुश्किल है। वह लड़की जिसने मुझे पानी पिलाया था, उससे मैंने पूछा तो वह मेरे घर के साथ ही 2 घर छोड़कर रहती थी। उसने शाम को मेरे लिए चाय और खाना भी भिजवाया था। वह बहुत अच्छी थी। मेरी उसके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई। ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी जगह रहने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे थे। घर के सामने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है और अगले ही दिन मेरे पास 1-2 बच्चे भी आ गए। मैंने सोचा था
दिन के सुबह टाइम नौकरी करूंगी और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगी। नौकरी के लिए मैंने इंटरव्यू देने के लिए गई थी, जब मुझे अपनी ज़िंदगी खुद ही संभालना था। मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन अपनी माँ को मरते देखा और अपने बाप को भी। इसके बाद इतनी हिम्मत तो आ गई थी कि इस दुनिया वालों से अकेली लड़ सकती थी। जो जेवर और पैसे थे मेरे पास, मैंने बैंक में रखवा दिए ताकि वे सुरक्षित रहें। मैं उनको खर्च नहीं करना चाहती थी। मेरी यही कोशिश थी कि जो पैसे मैं खुद कमाऊं उन्हें इस्तेमाल करूं। उसके बाद मेरी ज़िंदगी इसी तरह जा रही थी। वह लड़की जिसके साथ मेरी दोस्ती हुई, उसका नाम लता था। वह बहुत अच्छी थी। मैं उसके घर गई। उसके घर में उसकी माँ और दो छोटी बहनें थीं जो करीब करीब उसकी उम्र की ही थी, लेकिन कद में उससे बड़ी लगती थी। उनके घर में भी बहुत गरीबी थी। लता एक ऑफिस में काम करती थी। उसी ने मेरी नौकरी अपने ऑफिस में लगवाई थी। मेरे मकान मालिक का रामकिशन नाम था। वह बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके बारे में वहाँ के लोग की राय ज़्यादातर अच्छी नहीं थी। सब कहते थे कि बूढ़ा आदमी ज़रूर है। अपने ज़माने में वह जवान था तो उसका बहुत सी औरतों के साथ चक्कर था। दरअसल यहाँ पर ज़्यादातर घर उसके ही थे। लगभग उसके 40 घर थे जो उसने किराए पर दिए थे, इसलिए सब लोग उसके बारे में बुरा सोचते थे। वैसे भी मकान मालिक किसको अच्छा लगता है जो महीने की 1 तारीख को आकर आपसे पैसे मांगना शुरू कर दे और आपको बुरा भला कहे तो आपको क्यों अच्छा लगेगा। वैसे उसने मुझसे किराया बहुत ही कम मांगा था, इसलिए मुझे ऐसी कोई समस्या नज़र नहीं आती थी। एक दिन उसके कपड़े धो रही थी, जब उसके कपड़ों में से मुझे 500 का नोट मिला। पहले मैंने सोचा कि मैं वापस कर दूं, फिर सोचा कि नहीं, रहने देती हूँ। मेरा भी तो कोई हक बनता है। मैं उसके कपड़े धो रही हूँ, अगर मांगेगा तो कह दूंगी कि हाँ मिले थे, साइड पर रखे थे, देने भूल गई थी। और अगर नहीं मांगेगा तो मैं अपने पास ही रख लूँगी। वैसे इतना अमीर आदमी, 40 घर थे उसके और सब किराया लेता था। उसको क्या पड़ी थी 500 का नोट कहाँ गया। इसलिए मैंने वे पैसे अपने पास ही रख लिए। 2-3 दिन तक तो मैं सोचती रही कि कहीं पूछ ना ले वापस करनी पड़ेगी, वरना सोचेगा कि किस लड़की पर भरोसा कर लिया, उसको अपना घर दे दिया। 500 के पीछे उसने अपनी औकात दिखा दी। लेकिन उसने ऐसा मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया और उससे मुझे तसल्ली हो गई। फिर मुझे उस कपड़ों में से ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे और मैं वह पैसे भी अपने पास रख लेती थी। मैं खुश हुई कि चलो अच्छी बात है, मेरी मेहनत की कमाई, आखिर मैं उसको कपड़े धोती हूँ। पर उसके सारे कपड़े सफ़ेद रंग के होते थे। एक दिन सुबह सुबह शोर पर मेरी आँख खुली। मोहल्ले में काफ़ी शोर हो रही थी। वे 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे को बड़ी बड़ी गालियां दे रहे थे। मुझे लड़ने की आवाज़ों से बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरी सौतेली माँ भी मेरे बाप के साथ लड़ती रहती थी। उनकी बीमारी का भी लिहाज नहीं करती थी। मुझे लड़ने झगड़ने की बातों से डर लगता था। मेरा दिल बैठ जाता था, लेकिन बात क्या हो रही थी मुझे समझ नहीं आया। बाद में मैंने लता से पूछा कि वहाँ क्या बात हुई थी, तो उसने कहा कि एक घर से जवान लड़की गायब हो गई है, इसलिए सब शोर मचा रहे थे। एक आदमी कह रहा था कि दूसरे घर के लड़के ने उस लड़की को भगाया है, क्योंकि वे दोनों कल शाम को ही साथ में देखे गए थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वह लड़की खुद ही किसी के साथ चली गई हो। लेकिन आजकल तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह लड़की ऐसी थी, क्योंकि तुम तो शायद उसको जानती होगी। उसने कहा कि नहीं, वह लड़की ऐसी नहीं थी यार, 15 साल की मासूम बच्ची थी। लेकिन आजकल कहाँ पता चलता है कौन बच्चा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हाल बड़े खराब है। लेकिन वह तो सोच कर भी परेशान हो रही थी कि बेचारी बच्ची के घर वालों का क्या हो रहा होगा। उसके बाद भी पुलिस 2-3 दफ़ा मोहल्ले में आई और सारे मोहल्ले वालों से पूछताछ करने लगी। मुझे भी कहा कि आप अकेली रहती हो, तो मैंने कहा कि हाँ मैं अकेली रहती हूँ। मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। लेकिन हाँ, वहाँ पर मकान मालिक आ गया। उसने कहा कि ये लड़की अकेली रहती है, लेकिन ये भरोसे वाली लड़की है,
मैं उसके माँ बाप को जानता हूँ। उसने मेरे लिए झूठ बोला। मुझे बचाने के लिए ये बात बहुत अच्छी लगी। बाद में मैंने उसका थैंक्स किया। मैंने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी। उसने कहा कि तुम अकेली रहती हो, क्यों? फिर मैंने उससे सारी बात बता दी कि माँ बाप दोनों ही इस दुनिया से चले गए और अगर अपनी सौतेली माँ के साथ रहती तो वह मेरी शादी अपने सहेली के बेटे से शराबी से करवा देती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मेहनत करने लगी। उसने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम बहुत अच्छी बहादुर लड़की हो और ये अच्छी बात है। मुझे तुम्हारा बहादुरी देखकर अच्छा लगा। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब हमें एक और खबर मिली। जिस घर से वह लड़की भागी हुई थी उसके बाप ने खुदकुशी कर ली थी। शायद वह बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये बहुत ही बुरी बात थी। बड़ा ही अफसोस हुआ। लड़की घर से चली गई और बाप ने खुदकुशी कर ली। अब वह न जाने अपनी मर्जी से गई थी या उसे किसी ने किडनैप किया था, लेकिन बाप बेचारा तो इस दुनिया से चला गया और बाकी बहन भाइयों का नुकसान हो गया, जिनको संभालने वाला पालने वाला सिर्फ बाप ही था। मुझे इस मामले पर बहुत अफसोस हुआ। एक दिन मैं और लता वापस आ रहे थे जब हमने उस लड़की की माँ को देखा था। अपने घर के बाहर सड़क पर बैठी थी। उसकी हालत देखकर हमें बहुत अफसोस हो रहा था। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा और यकीन हो गया कि लड़की अपनी मर्जी से ही भागी होगी, नहीं तो पुलिस को अभी तक उसके बारे में पता चल जाना था। छोटा सा तो मोहल्ला था। मोहल्ले के गलियों में कैमरे भी लगे हुए थे, फिर भी बात अभी तक सामने नहीं आई थी। इसका मतलब कि वह अपनी मर्जी से भाग गई थी। मैंने उसको कहा कि ऐसी लड़कियों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक पल के लिए भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचती। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगर इस दुनिया में होते तो उनकी खुशी के लिए मैं अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती। लता ने कहा, हाँ, कभी कभी लोग अपने माँ बाप के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। लता ने ये बात करते हुए अपने गले में पहने लॉकेट को थाम लिया था। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि मैं किसी को मोहब्बत करती थी जो मेरी तरह ही टीचर था। कहता था कि हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे, अपनी ज़िंदगी बनाएंगे और अपना घर बनाएंगे, एक साथ कामयाबी का सफ़र तय करेंगे। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके पास मुझे देने के लिए भी कुछ नहीं था सिवा मोहब्बत और साथ के। मुझे वह लड़का बहुत पसंद था और मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने ये बात अपने घर वालों से की तो उन्होंने कहा कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बाप तेरा जिंदा नहीं है और तू जवान बहनों को छोड़कर अपना घर बसाना चाहती है। मैंने कहा, मैंने शादी कर ली तब भी मैं आप लोगों के लिए पैसे भेजती रहूँगी। पर मम्मी ने कहा, फिर ये बात नहीं रहती। पति ऐतराज़ करता है और सारा कुछ खत्म हो जाता है। तू अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएगी, तेरे औलाद आ जाएगी तो अपनी बहनों से ज़्यादा अपनी औलाद के बारे में सोचेगी। अगर तुझे हमारा एहसास है तो फिर ये शादी ना करो, और अगर एहसास नहीं है तो जा कर ले शादी। मैंने अपने घर को चुन लिया और मैंने शादी नहीं की, लेकिन आज भी मुझे वह लड़का याद आता है। अब उसने शादी कर ली है और उसका एक छोटा बेटा भी है। उसने एक घर भी ले लिया है और छोटी सी गाड़ी भी। सोचती हूँ अगर उस वक्त मैंने फैसला कर लिया होता तो मैं उसके साथ होती। ये लॉकेट उसकी आखिरी निशानी है, मेरे पास यही रह गया है। तुम्हारे तो माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने माँ बाप के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। अब उसमें ज़िंदा हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं होगी मेरी भी नहीं होगी। मैं पैसा कमाने की मशीन बन गई हूँ। मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा और ना ही मेरी माँ मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढेगी। वह आजकल मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे जब रामकिशन मकान मालिक रास्ते में मिल गया। वह सामने से आ रहा था। हमने उससे नमस्ते किया। उसने कहा, खुश रहो बच्चों, मेरे मोहल्ले के सबसे प्यारी बच्चियां हो तुम दोनों और बहुत ही ज़्यादा बहादुर जिम्मेदार हो। अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत करती हो। भगवान तुम दोनों को खुश रखे।
वह कहकर चला गया। मैंने उसको कहा कि कितनी अच्छी अच्छी दुआएं देता है, सब लोग न जाने इसको इतना बुरा भला क्यों कहते हैं। इतना भी बुरा नहीं है। तो लता कहना था कि किसी की शक्ल पर नहीं जाते। इसका एक किराएदार था, उस आदमी ने 1 महीने का किराया नहीं दिया तो उसने रात को उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। सर्दी का मौसम था, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सुबह तक का भी टाइम नहीं दिया था। मैंने कहा कि हो सकता है कि उसने पहले उनको बहुत टाइम दिया हो। आखिर उन लोगों को भी तो समझना चाहिए कि घर किराए पर दिया जाता है, आपके हवाले तो नहीं किया जाता। घर का अगर टाइम पर किराया नहीं दोगे तो मकान मालिक का तो दिमाग खराब होगा ना। उसने कहा कि तुम पता नहीं क्यों उसके बारे में इतना अच्छा सोचती हो। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, इतना अच्छा इंसान नहीं है। मैंने उसको कहा कि जब तक अच्छा है तब तक अच्छा है। वैसे भी हमने कौन सा उसके साथ कोई रिश्तेदारी बनानी है। अगर हमने हंसकर बुलाए तो हमें भी हंसकर बोल देना चाहिए। कल को हमें उसकी ज़रूरत भी तो पड़ सकती है ना। कभी कोई मजबूरी हो तो 1 महीने मोहलत तो दे देगा। लता ने कहा शायद, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। शाम का वक्त था, वह अपने घर चली गई और मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचती रही। क्या ज़िंदगी है, वह अपने घर कब तक रहेगी। मैं भी तो जैसे पैसे कमाती थी वह मेरी सौतेली माँ मुझसे छीन लिया करती थी। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह तो मेरी सौतेली माँ थी, उससे मुझे यही उम्मीद थी। लेकिन ये तो इसके अपने माँ थे, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। बुरा तो उसको भी बहुत लगता था, पर बेचारी चुपचाप सबको बर्दाश्त करती रही थी। मैंने उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, जब भी पूजा करती थी उसके लिए प्रार्थना जरूर करती थी। सुबह हुई तो फिर से शोर पर मेरी आँख खुली। मैंने कहा कि हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। अब क्या हो गया। मैं बाहर आई और सामने का मंजर जल्दी ही समझ गई, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह 2 घर छोड़कर ही हो रहा था। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि इस दफ़ा जो लड़की गायब थी वह कोई और नहीं बल्कि लता थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैंने जल्दी उसकी माँ और बहनों से पूछा। उन्होंने कहा रात को तो घर में ही थी, लेकिन सुबह से गायब है। हमें एक खत मिला है जिसमें लिखा है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, ये सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। मैं हैरान रह गई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वैसा करना चाहती तो बहुत पहले ही कर चुकी होती। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमसे क्या बात हुई थी। मैंने कहा कि मुझसे कोई बात नहीं हुई। हम साथ तो गए थे और वहाँ से सीधा वापस आ रहे थे। रास्ते में मकान मालिक से भी मिले थे। मैंने कहा कि उस वक्त तो सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर न जाने लड़की कहाँ चली गई। मुझे लगा कि उसके माँ उस बात पर रोएगी, लेकिन मुझसे ऐसी बात कर रही थी, क्या हमारा मुंह काला करके चली गई। और अब हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, हमें तो बर्बाद करके चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई, किसके साथ मुंह काला करने के लिए गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसको मैंने ढूंढना शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशन भी गई, बयान भी दिया और उनको कहा कि कुछ करें, लड़की को ढूंढे। वह मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए बहुत परेशान थी, लेकिन दिन पर दिन गुजरता चला जा रहा था, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। मुझे यकीन था कि वह किसी के साथ भी नहीं गई है, उसे किसी ने किडनैप किया था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई था ही नहीं। अगर कोई होता तो वह मुझे ज़रूर बताती। इस तरह दिन गुजरते चले गए और मेरी परेशानी बढ़ती चली गई। उसका ख्याल मेरे दिल से निकलता ही नहीं था, क्योंकि हम एक जगह ही काम करते थे, एक साथ आते जाते थे। हमारी दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी, एक दूसरे के दुख दर्द अच्छी तरह से जानते थे, एक दूसरे को सब कुछ बताया करते थे। मकान मालिक के कपड़े अक्सर शाम के टाइम धोने के लिए आता था। मैं इस वक्त अपने काम से फ्री होती थी, जल्दी जल्दी कपड़े धोती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझसे कोई बात करे कि तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं धोए। जब मैं बैठी लता के बारे में सोच रही थी, मेरी आंखों में आंसू भी थे। जब एक बच्चा कपड़ा पकड़ा कर चला गया, मैंने जल्दी जल्दी सर्फ घोल दिया और कपड़ों को धोने से पहले उनको चेक करने लगी। ये बात मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी कि कपड़े धोने से पहले उनकी जेबों को चेक कर लेनी चाहिए।
हो सकता है उसमें कोई ऐसा ज़रूरी कागजात रह गया हो। इस दफ़ा जब मैंने जेब चेक की तो मेरे हाथ में एक ऐसी चीज़ आई। ये पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी चीज़ थी वह मैंने उसे जब हाथ में पकड़ा तो महसूस कर लिया था। अपनी आंखों से देखा तो मेरे कदमों तली से ज़मीन निकल गई। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे और मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मेरा गला भी सूखने लगा था, मेरी आवाज़ भी बैठ गई थी और मेरे कदम भी लड़खड़ा रहे थे। मैंने कपड़े एक तरफ फेंक दिए और जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी, क्योंकि मुझे वहाँ से जल्दी निकलना था। मुझे यहाँ से दूर भागना था, नहीं तो मेरी जान को भी खतरा था। क्योंकि जो चीज़ मुझे मकान मालिक के जेब से मिली थी वह कुछ और नहीं बल्कि लता की वो चैन थी जो हमेशा अपने गले में पहना करती थी। लता की चैन उसकी जेब से निकलने का यही मतलब था कि उसने ही लता को किडनैप करवाया था। उस लॉकेट को ये हमेशा गले में पहना करती थी। उसका कहना था कि उसी लड़के की निशानी है जिससे वह मोहब्बत करती थी। वह तो मेरी ज़िंदगी से चला गया। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे जल्दी से ये बात पुलिस को बतानी चाहिए थी, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अगर उसे याद आ जाता कि वह चीज़ उसके कपड़ों में थी और वह कपड़े यहाँ पर आए थे, सबसे पहले वह मेरे ही घर आता। अपना सामान बांध कर मैं जा रही थी कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। उससे पता चल रहा था कि मकान मालिक था। मैंने उसी डर के मारे खिड़की से बाहर कूद गई और भागकर पुलिस स्टेशन चली गई। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैंने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया और ये भी कहा कि मुझे हिफाजत में रखा जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। उन लोगों ने मेरी सारी बात समझी और मेरा बयान लिया और जल्दी इस मामले की खोजबीन में लग गए। और फिर ये पता चला कि उससे पहले जो लड़की गायब हुई थी उसको भी रामकिशन मकान मालिक ने ही अगवा किया था। वह मोहल्ले की खूबसूरत लड़कियों को ऐसे ही अगवा कर लेता था। जब तक उसका दिल नहीं भरता था उसको ऐसे ही अपने पास रखता था और उसके बाद उनको जान से मार देता था। वह बूढ़ा जरूर था, लेकिन अभी भी उसकी अय्यासबाजी मिजाज खत्म नहीं हुई थी। पुलिस ने उसको आकर पकड़ लिया। उस पहली लड़की को तो हम नहीं बचा सके, वह उस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन लता को हम लोगों ने बचा लिया था। उसके जिस्म में सिर्फ उसकी सांसें थी और उसकी इज्जत भी लुट चुकी थी, लेकिन उसको बचा लिया गया था। उसकी माँ ने उसे घर में रखने से मना कर दिया और कहा कि मेरी घर में नहीं रह सकेगी, उसकी वजह से मेरी बेटियों के रिश्ते भी नहीं आएंगे। मैं उसको अपने घर ले आई। उसकी हालात बहुत बुरी थी। 7-8 महीने तक भी वह ठीक नहीं हुई, क्योंकि ठेस उसके दिल पर लगी थी। किसी तरह मैंने उसे संभाला और ज़िंदगी के तरफ वापस ले आई और उसके बाद उसे अपने साथ वहाँ से ले गई। हम लोग दूसरे शहर चले गए और अब हम लोग साथ रहते हैं। पहले जैसी नहीं रही, वह अपने ज़िंदगी की तरह वापस नहीं आई। जिंदा तो है, लेकिन हम जी रहे हैं। उसको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। उसे बचा तो लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन डर जाती हूँ जब मुझे ये पता चलता है वह मरी नहीं, मेरे साथ है, कम से कम जिंदी है। इसी तरह गुजर रही है हम दोनों की, एक दूसरे के सहारा है। दुनिया में ऐसे भी जालिम लोग होते हैं। सोचती हूँ कि उसका बहुत बुरा अंजाम होना चाहिए, ताकि दोबारा कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो सके। तो कैसी लगी मेरी इमोशनल कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।